चलिए, सो लास्ट क्लास में मैंने आपको एल्काइल हैलाइड में नॉमेनक्लेचर, कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम के बारे में डिस्कस किया था। आज प्रिपरेशन डिस्कस करना है एंड इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू डाइपोल मोमेंट। हेडिंग डालिए, डाइपोल मोमेंट। बेटा, डाइपोल मोमेंट होता क्या है? तो देखो, जब भी कभी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी एटम से जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट करता है, जिसके वजह से अपोजिट चार्जेस क्रिएट होते हैं। और आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि सिस्टम ऑफ टू चार्ज having opposite sign and separated by a very small distance is termed as a dipole, isn't it? तो यही डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला वही है जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। बताओ, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज इनटू लेंथ। ये सुनो, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कि डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा फैक्टर कौन सा है? वो है लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो इसी सीरीज में जब आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे आपको कंपैरिजन करना हो कि HF एंड देन HCl एंड HBr, इनमें आपको अगर कंपैरिजन करना हो डाइपोल के मैग्नीट्यूड का, तो इसका ऑर्डर ये आता है। मतलब इन मोस्ट केसेस इफ you'll see it is dominated by electronegativity, H2S एंड देन H2SE, क्योंकि लेंथ तो नीचे जाने पे बढ़ता है ना, क्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन का, क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन का। लेकिन यहाँ पे आप देखो चार्ज डोमिनेटेड है मोस्ट केसेस में। लेकिन एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है एंड दैट्स व्हाई दिस इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, अदरवाइज ये इतना डेटाबेस क्वेश्चन नहीं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I में मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल क्या हो, है ना? तो अगर हम यही रूल लगा के चले कि मोस्ट केसेस में डोमिनेट कौन करता है? चार्ज, तो हम क्या आंसर करेंगे? दिस विल बी आवर आंसर, ये सुनो। लेकिन रियलिटी में लेंथ का भी इम्पैक्ट पड़ता है एंड दिस इज अ क्लासिक केस ऑफ दैट। CH3Cl का डाइपोल स्लाइटली ग्रेटर होता है, लेकिन ध्यान रखना चार्ज अभी भी डोमिनेटेड है, तभी तो बाकी सब ऑर्डर अनअफेक्टेड है, अदरवाइज ये सबसे पीछे चला जाता है। क्योंकि अगर आपके चार्ज ही इंड्यूस नहीं हुए तो लेंथ लेकर के भी हम क्या करेंगे? डाइपोल की वैल्यू 0 हो जाएगी। So this is the correct order of dipole moment. So you have to remember this, okay? कभी पूछे कि क्लोरीन का ज्यादा क्यों हो गया, तो आप बोल सकते हो कि इसमें लेंथ का इम्पैक्ट आ गया था, जिसकी वजह से। आप अगर वैल्यूज देखो टेबल में, मैं तो आपको वैल्यूज भी बता दे रहा हूँ। एंड द वैल्यूज विच आर गिवन इन द टेबल इज 1.847 है। 1.847 इज दैट ऑफ डे बाई की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? इसका यूनिट क्या होता है? डे बाई। And the dipole of CH3Cl is 1.86. So you can see that how small difference is 1.8, 1.8 भी बराबर है, वो 47 है, ये 60 है। तो अब डेसिमल के देखो आप, सेकंड डिजिट पे जाकर के ये चेंज हो रहा है ना। आप अगर नेक्स्ट देखो तो 1.83 है, 1.83 which is even smaller, and सबसे कम है आयोडाइड का 1.636। you can understand यहाँ पे थोड़ा ज्यादा डिफरेंस है। that is an outcome of reduced charge, isn't it? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप जब बहुत कम हो जाएगा तो चार्जेस की वैल्यू काफी कम हो जाएंगी। तो ये डाइपोल का एक वैल्यू, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक और डाइपोल का वैल्यू ध्यान रखना है। थोड़ा सा ये कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं। अगर आप मल्टीपल क्लोरीन लगाते जाओ तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू खराब होती जाती है, बढ़ती नहीं जाती है, खराब होती जाती है, और इसका वैल्यू 0 होता है। आप सबको मालूम है। इसमें सिंगल क्लोरीन लगा रहे हैं तो डाइपोल का वैल्यू थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप ध्यान रख लो, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर। ये क्वेश्चंस एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। इसके बाद वाला जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो तो आप अपने लॉजिक से फिगर आउट कर लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पूछूं कि इसका डाइपोल मोमेंट, से फॉर एग्जांपल इसका डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना है? D, which is, let us assume that that value is 1.6 D. Then what will be the dipole of this thing? यहाँ Cl, यहाँ Cl. Find the dipole moment. Find the dipole moment if it is present over here and here and over here and here. इन तीनों का डाइपोल मोमेंट का वैल्यू निकालिए, ठीक है? देखा जाए अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो क्लोरीन है, इधर ध्यान दो सभी लोग, ये D की वैल्यू है। तो कितने लोग कह रहे हैं यहाँ से एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री डाइपोल का दोनों का वैल्यू निकालने लोगे बेटा। D√3 आ जाएगा, क्या दिख रहा है क्या? कैसे? रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? √/d² + d² + 2dd cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1/2 d² + d² + 2d² × 1/2।
करोगे तो 3d² हो जाएगा, रूट ओवर तो कितना आ जाएगा, d रूट। सबको समझ में आ गया? ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकाल। ऐसे ही यहाँ पे एंगल कितना है बेटा, 120 डिग्री। इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो d ही आएगा और इसका वैल्यू 0। सभी को क्लैरिटी है ना? इसी में देखो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए तो कैसा आएगा, देखो मान लो मैंने बोल दिया कि इसका डाइपोल बताओ, Cl 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 एंड Cl, क्या नहीं निकल जाएगा? तो आसान है, ये इसको खत्म कर देगा, ये दोनों का 120 का d ही आएगा, तो जो d वहां पे है वही वैल्यू यहाँ पे आने वाला है। सबको क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब चलो सीधा क्वेश्चन देते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आओ समझते हैं, ठीक है? देखो जब भी बात बॉइलिंग पॉइंट की आए, जब भी बात बॉइलिंग पॉइंट की आए तो आपको वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सोचना है। अब ये बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देख बेटा, जब बात होती है कि एक बार मॉलिक्यूल बन गया, जैसे मान लो एक बारी CH4 बन गया, तो CH4 के बनने में कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल। तो जब CH4 को तोड़ना हो एटम्स के फॉर्म में तो आप बॉन्ड एनर्जी के बारे में सोचो। लेकिन जब कहानी इसमें ऐसी करनी हो कि आपको ये जो CH4 और दूसरे CH4 को सेपरेट करना हो, यानी मैं बॉयल करने की बात कर रहा हूं, तो इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो फोर्सेज हैं, ये जो फोर्सेज है, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये जितना स्ट्रांग होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ये बेटर, जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर, उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब इस बात को समझते हैं कि भाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटर होने के लिए अगर फोर्स का बेटर होना जरूरी है, तो फोर्स किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो देखो, मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो यार नेचुरली उसमें क्या लगता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो पोलर हो या नॉन पोलर हो, एक फोर्स हमेशा लगता है, इसको बोलते हैं लंडन और डिस्पर्शन फोर्सेस, है ना? अब वो क्यों जनरेट होता है वो समझो। जैसे मान लो, मैं बड़े छोटे से एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैं हीलियम की बात करता हूं। एक हीलियम में न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इनका प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन के हिसाब से देखोगे तो किसी एक मोमेंट पे देयर इज अ हाई चांस कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो इधर की तरफ थोड़ा ज्यादा रिच हो। एक तरफ ज्यादा रिच हो गया तो वो पर्टिकुलर एरिया कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। दूसरा वाला एरिया कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और यहाँ आपका न्यूक्लियस। अब देखो यहीं पे बात इंटरेस्टिंग होती है, ये मोमेंट की बात है। अगले ही मोमेंट पे क्या होने वाला है कि ये नेगेटिव हो सकता है यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड हो, पॉजिटिव ऊपर की तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई रुकने वाला चीज तो है नहीं, हर समय मोशन कर रहा है। तो किसी मोमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसी मोमेंट पे अगर कोई इसके बगल में एकदम नजदीक है और ये प्लस 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 है, तो आपने पढ़ा है इंडक्शन होता है, ये सुनो। अगर यहाँ पे सॉरी पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या इंड्यूस करेगा बेटा, नेगेटिव। और जैसे ही ये नेगेटिव इंड्यूस करेगा वैसे ही इनके बीच में फोर्सेस लगने लगेंगे। बोलो, यही जो इंडक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, पोलराइजेशन पे। ये सुनो, पोलराइजेशन फिनोमेना। और पोलराइजेशन में 2 पार्ट होते हैं, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी। तो भाई यहाँ पे पावर जैसा कोई चीज इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो तो मोमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, अगली बार गायब हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये प्लस यहाँ माइनस ला पाएगा या नहीं ला पाएगा, ये जरूर डिपेंड करेगा उसके पोलराइजेबिलिटी। तो बताओ आसानी से कौन पोलराइज हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। कौन इजिली पोलराइज हो, आयोडीन। तो जैसे जैसे हम साइज बढ़ाते हैं न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके वजह से उस न्यूक्लियस का होल्ड अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे उतना अच्छा होता नहीं है। तो दूसरा अगर कोई प्लस है तो उसके इलेक्ट्रॉन को पोलराइज कर सकता है। तो पोलराइजेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना बड़ा साइज उतना इजिली पोलराइज। एंड यही एक सबसे बड़ा कारण है कि ये जो पोलराइजेबिलिटी ये प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा करोगे उतना वेट होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि फ्लोरीन बहुत मुश्किल से पोलराइज होता है, इसलिए फ्लोराइड एक्सेसिव कर दो आप, जैसे UF6।
SF6, IF7, ये सब के सब मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा है। यूरेनियम अकेले 238 होता है और फ्लोरीन 6 लग गया तो मॉलिक्यूलर वेट बहुत बढ़ गया, लेकिन बावजूद इसके ये सभी के सभी क्या हैं, गैस। बात समझ में आ रहा है? तो ये पोलराइजेबिलिटी का ही कमाल है कि सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होती है आयोडाइड की, इसलिए आयोडाइड। अब देखो आप F2Cl2Br2I2, फ्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, आयोडीन क्या है, सॉलिड। क्यों भाई? क्योंकि आयोडीन की पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, साइज बड़ा है। अच्छा, आप अगर देखो तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये सरफेस एरिया पे भी आएंगे, तो सरफेस एरिया भी आता है। मोस्टली ये आइसोमर्स के लिए देखते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये भी आएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, कितना पोलर है वो। अरे उसी का तो एक्सट्रीम केस है, उसी का तो एक्सट्रीम केस क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब डाइपोल मोमेंट अपने एकदम मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाता है। बोलो, तो मुझे बताओ इन सभी में आप पोलराइजेबिलिटी से आंसर करो तो भी, आप अगर मॉलिक्यूलर वेट से आंसर करो तो भी, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, आयोडाइड का। CH3Cl से ज्यादा CH3Br, उससे ज्यादा CH3I का होगा। अब बताओ अगर मैं ब्रोमीन फिक्स कर दिया लेकिन कार्बन बढ़ाते जा रहा हूं, तो सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा इन कांटेक्ट, सरफेस एरिया कांटेक्ट का बढ़ता जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, तो ये छोटे छोटे ये जो अट्रैक्शन हो रहे थे लंदन फोर्सेस वाले, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, डिस्पर्शन वाले बढ़ जाएंगे, जिसके वजह से यहाँ पे भी। लेकिन कभी आपको कंपैरिजन करने लग जाए कि बताओ यार ये 4 ले लो और कार्बन ऐसे 10 मतलब 6 ले लो, C6H14, इन दोनों का कंपैरिजन, तो यार इन दोनों में तो अनडाउटेबली यही बेटर हो, क्योंकि यार इसमें बॉन्ड पोलैरिटी ही कुछ खास नहीं है, इसका डाइपोल मोमेंट ही। सो अल्केन से काफी ज्यादा होता है। अल्केन की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे खराब होती है पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उससे बेटर किसका होता है, एल्कीन। उससे बेटर किसका होता है, एल्काइन, एंड दैट्स हाउ वी गेट दैट। इज दैट क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर, उसी का एक्सट्रैक्ट है ये, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में ये सारे नोट कर लेने हैं आपको। कर लिया सभी ने? अब देखो अगर आप एनसीईआरटी में देखो तो उन्होंने लिखा है कि जो क्लोराइड है वो मिथाइल एंड इथाइल ये दोनों गैस है। मिथाइल क्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड आर गैस। प्रोपाइल क्लोराइड प्रोपाइल क्लोराइड इज लिक्विड, एंड आगे चलते जाओगे तो फिर सॉलिड स्टेट में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इनिशियल एक दो मेंबर्स ही सिर्फ हैं जो कि, और ब्रोमाइड में बात करोगे तो सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड ही क्या होता है, लिखो, मिथाइल क्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड, methyl chloride and methyl bromide along with ethyl chloride exist in gaseous state. Higher members exist in liquid or solid state. Higher members exist in liquid or solid state. अब बात आती है solubility की। लिखिए solubility। बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है, what do you think about the solubility? यही मान लो, सिंपल सा बात है, वाटर के अंदर अगर मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है, एल्काइल हैलाइड सॉल्युबल होने चाहिए या सॉल्युबल नहीं होने चाहिए? सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इज वेरी पुअर इन वाटर। भाई ये लेस पोलर होते हैं, वाटर ज्यादा पोलर होता है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको ब्रेक करना मुश्किल है। लिखो ये बात, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड is poor with water. The solubility of alkyl halide is poor with water. क्यों poor है ये? due to low polarity of alkyl halide molecules. And water have strong hydrogen bond. And water have strong hydrogen bond. चलो ये तो बात हो गया कि इनकी सॉल्युबिलिटी है पानी के साथ या नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये आता है
मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा बोलूं कि CH3F ले लिया है, फिर CH3 CH2 CH2F ले लिया है, एंड फिर CH3 CH2 एंड दो और कार्बन लेके F, इनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी बताओ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर क्या हो? तो देखो बड़ा सिंपल सा चीज है बेटा, ये जो ग्रुप है ना इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्यों हाइड्रोफोबिक? क्यों हाइड्रोफोबिक बोलते हैं? वाटर रिपेलिंग ग्रुप है, क्योंकि वाटर के अंदर देखो ना बहुत अच्छी पोलैरिटी, तो ये हमेशा चाहता है इसकी तरफ कोई पोलर ग्रुप आए या आयोन्स आए। ये नॉन पोलर होता है, ये नॉन पोलर एंड है, और नॉन पोलर कभी पोलर के साथ अट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, वो कैसे अट्रैक्ट होगा। इसलिए जितना ज्यादा आप एल्काइल ग्रुप बढ़ाओगे किसी भी मॉलिक्यूल में, पानी के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी वो खराब ही करेगा। ये बड़ा जनरल रूल है, तुम दिमाग में बैठा लो। ये जो मैंने अभी यहाँ समझाया, यही चीज हम अल्कोहल में पढ़ेंगे, यही चीज हम कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, यही एल्डिहाइड में पढ़ने वाले हैं। कुछ नहीं बदलेगा। इफ यू विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ कार्बन चेन, द सॉल्युबिलिटी इन वाटर विल डिक्रीज, बिकॉज हाइड्रोकार्बन्स का जो चेन होता है दैट इज नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर। प्लीज राइट इट डाउन। तो क्वेश्चन लिखिए आप एक, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या नेसेसरी फैक्टर्स हैं? हमने देखा सरफेस एरिया जितना अच्छा हो, जितना अच्छे से एक दूसरे के साथ वहां पे बॉन्डिंग हो रही हो, जितनी पोलैरिटी हो, ये सारे कंबाइंड फैक्टर। बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा पोलर कौन है? तो बॉइलिंग पॉइंट आपको मालूम है कि प्रोपोर्शनल है बॉन्ड, आई मीन पोलैरिटी के। तो ये समझ में आ गया, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये तो ऑर्थो इज बेटर, सबसे बेस्ट। लेकिन मेटा एंड पैरा में हमें लगता है कि मेटा की पोलैरिटी थोड़ी कम है और पैरा की तो बिल्कुल ही कम है। तो अगर सिर्फ पोलैरिटी के हिसाब से सोचो तो आंसर आएगा पहले मेटा फिर पैरा। लेकिन आप डेटा चेक करो, आपको दिखेगा कि ऑर्थो के बाद सीधा कौन आया है? पैरा, एंड उसके बाद कौन आया है? अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? अगर आपको मेल्टिंग पॉइंट में क्वेश्चन पूछ दूं तो इसमें पैरा ज्यादा हो जाएगा ऑर्थो से, मेटा अपनी जगह ही रहेगा। यानी मेटा हैव लोएस्ट वैल्यू एंड बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो हैव हाईएस्ट एंड मेल्टिंग पॉइंट में पैरा। भी समझते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट से अलग क्यों? तो देखो, मेल्ट होना एंड बॉयल होना, ये दोनों में अलग अलग तरीके के इंटरैक्शन से रिलेटेड एनर्जी इन्वॉल्व होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज मेल्ट होता है तो सबसे पहली चीज जो उसकी क्लोज पैकिंग है ना वो टूटती। तो यानी मेल्टिंग पॉइंट depends of course on intermolecular forces, melting point of course depends on intermolecular forces में कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि पैकिंग किसकी कितनी अच्छी। और पैकिंग मोस्टली बेटर होती है, पैकिंग इज बेटर फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स, है ना। आपसे अगर पूछा जाए कि भाई अगर ऐसा जिग जैग ऐसे करके कुछ शेप्स हैं और ऐसे करके कुछ है और ऐसे खूब सारे हैं आपके पास, किनकी पैकिंग ज्यादा आसान होगी? ये अच्छे से पैक होंगे या ये अच्छे से पैक होगा? ये ज्यादा अच्छे से क्लोजली पैक्ड होंगे, इनके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा नहीं होगा। तो जब गैप ज्यादा नहीं होगा वो बहुत नजदीक होंगे, बहुत नजदीक हो गए तो जो हमने देखा था वॉन्डरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितना नजदीक जितनी अच्छी पैकिंग उतना बढ़िया फोर्स। तो ये पैकिंग रिस्पॉन्सिबल है कि पैरा का बॉइलिंग पॉइंट भी मेटा से बेटर हो जाता है। ऐसे तो मेटा का डाइपोल मोमेंट बेटर है, लेकिन इनकी पैकिंग अच्छा होने की वजह से ये थोड़े और क्लोज रहते हैं। तो ओवरऑल इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट तो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि मेल्ट होने में मॉलिक्यूल को सिर्फ थोड़ा दूर जाना है, उसमें पैकिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। एंड पैकिंग के बाद जब बॉयल होना है तो इन मॉलिक्यूल्स को एकदम सेपरेट होना है। तो जब एकदम सेपरेशन की बात आ जाए यानी बॉयल होने की बात आ जाए तो डाइपोल का इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग दोनों में ही मेटा सबसे पीछे है,
रीजन है। और पैरा बेटर क्यों आ रहा है? रीजन है कि पैकिंग उसकी अच्छी है। तो इसलिए देखो, बॉइलिंग पॉइंट में ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, मेल्टिंग पॉइंट में पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो। यहाँ पैकिंग का डिस्कशन और यहाँ डाइपोल का डिस्कशन। समझ में आया? मेटा बेटा दोनों में ही पीछे रहता है। नोट करके लिख लो इसको। कौन सा बेटा? नहीं समझ आया? देखो क्या होता है, सुनो मेरी बात। जब बात एक बॉइलिंग की होती है, मेल्टिंग होती है, उन दोनों में फर्क देखो। बॉयल होना होता है तो लिक्विड फेज से गैस फेज में जाना होता है, एंड लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पहले से ही थोड़े सेपरेशन पे रहते हैं। और जब बात मेल्ट करने की होती है तो उसमें एक दूसरे से ये बिल्कुल ही पैक्ड अरेंजमेंट, यानी सॉलिड से इधर जाने की बात होगी। तो अब बताओ, यहां से यहां जाने के लिए पैकिंग तोड़ना पड़ेगा ना, तो इसलिए पैकिंग रिस्पॉन्सिबल है। और पैकिंग दो चीजों की अच्छी होती है, एक लीनियर या बिल्कुल स्फेरिकल हो जाए तो भी अच्छा होता है। तो इनमें लीनियर कौन है? देखो आप क्लोरीन क्लोरीन ऐसे लगा दो तो ये ओवरऑल लीनियर की तरह, और जबकि ये जिगजैग ऐसे मुड़े हुए हैं। तो इसलिए पैकिंग सबसे बेस्ट होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे अच्छा है। और जबकि जब बात बॉयल होने की होती है तो पहले से ही ये दूर है ठीक ठाक, तो इनके बीच में पैकिंग का कोई रोल नहीं रह गया। अब कौन सा रोल रह गया है? डाइपोल का। तो इसलिए यहाँ पे डाइपोल का डिस्कशन करते हैं। तो ऑर्थो का बेटर इसलिए है बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि उसका डाइपोल बेटर है। पैरा का मेल्टिंग पॉइंट बेटर है क्योंकि उसका, बोलो, यस, गॉट इट, गॉट इट। चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं इससे रिलेटेड, बॉइलिंग पॉइंट का, आइसोमर्स के केस में कराता हूं। अगला लिखिए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मैं काम करता हूं, 5 कार्बन का मैं चेन ले लेता हूं एंड उनमें थोड़ी थोड़ी ब्रांचिंग करते हैं। देखो इधर ध्यान से, CH3 CH2 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 1 2 3 4 एंड 5, यहां मान लो Br। फिर मैं ले लूं बेटा CH3 CH2 एंड CH3 एंड CH2Br। फिर मैं ले लूं बेटा CH3 CH3 एंड यहां पे CH3 ले लिया। इन तीनों में आपके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होना चाहिए? चलो जल्दी बताओ, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर। पहले वाले का सबसे, क्यों? हाँ, लीनियर होने की वजह से सरफेस एरिया ज्यादा है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और स्फेरिकल होने की वजह से सरफेस एरिया इन कांटेक्ट, सरफेस एरिया से क्या फर्क पड़ेगा? जितना कांटेक्ट में रहेगा उतने छोटे छोटे डाइपोल्स बनेंगे ना। वो लंदन फोर्सेस वाली जो बात मैंने अभी समझाई थी, इंस्टेंटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या सबको समझ आ रहा है ये बात? हाँ, तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का? A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। जितनी ब्रांचिंग करते जाओगे आइसोमर्स के केस में, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा। ये बात सभी को समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो दो पार्ट हैं, यानी फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो गया। अब हमारे दो पार्ट बचे हैं, कौन कौन से? एक बचा है प्रिपरेशन पार्ट और दूसरा पार्ट बचा है कौन सा? रिएक्शन। लेकिन दोनों में ही एक प्रॉपर्टी का बहुत रोल आता है, एंड दैट इज द टाइप ऑफ सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। ये दो पार्ट हैं जो बहुत ज्यादा मतलब एग्जाम में आते हैं। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं कितने तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, है ना, ताकि थोड़ा समझ में आए। हेडिंग डालो टाइप्स, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना सॉल्वेंट का बड़ा खेल है यार। ओके, अभी आपको मैंने बताया कि एल्काइल हैलाइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में बड़ी खराब है, तो आप नेचुरली इसको वाटर एज अ सॉल्वेंट में रिएक्शन नहीं करोगे। आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लोगे, जैसे ईथर हो गया, ऐसे कोई सॉल्वेंट लोगे जिसमें ये डिसॉल्व हो पाए। ये सुनो, तो उसी तरह का कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट।